नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज स्कूल व्याख्याता सीरीज के अंदर हमारी क्लास नंबर 21 है और आनुवांशिकता व जैव विकास की आज जो क्लास है वो एमसीक्यू क्लास है। और इससे पहले जो दो क्लास हुई थी उसके अंदर मेंडल के नियम करवाए थे और साथ ही साथ में जैव विविधता का पूरा टॉपिक जितना एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो पुरानी वाली बुक्स थी उसमें जितना दिया गया है सारा का सारा उसके अंदर कवर करा दिया गया है। और ये जो क्लास है ये है एमसीक्यू क्वेश्चन की, जिसके अंदर कुछ 2-3 लाइनें आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नई लाइनों को आपको अपनी कॉपी के अंदर जो है वो ऐड करना है, क्योंकि प्रश्न वहां से भी बनने की संभावना है। और साथ ही साथ में कुछ रिवीजन लायक पोर्शन भी इसके अंदर है जो अपने नोट्स में से होगा, और ये क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके एक टेस्ट की तरह हो जाएगा। और साथ ही साथ में जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो ये करेंगे तो फिर उनको टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। और उसके बाद में आपको इसकी जो दो क्लासें जो इसके पहले वाली है 19 नंबर और 20 नंबर वो आपको देखनी है, जिससे क्या होगा कि आपको 21वीं क्लास का भी प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस अवलोकन पर आधारित है। मतलब देखो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। मेंडल ने कौन से कितने नियम दिए थे? मेंडल के नियम थे 3। ठीक है, पहला क्या था? प्रभावितता का नियम। का नियम। ठीक है, देखो टोटल मिला के नियम कितने थे? टोटल मिला के जो नियम है वो नियमों की संख्या अपने 3 थी। पहला था अपना प्रभावितता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। ठीक है, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेपर में ये पूछ लेते हैं कि पहला नियम कौन सा था, दूसरा कौन सा और तीसरा नियम कौन सा था। तो ये नियम क्या है, जनरली इनका क्रम अपने भूल जाते हैं, तो उस क्रम को ना भूले इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक जो है वो हमने सेट की है। देखो प्रभावितता का नियम, जब कोई भी इंसान सबसे पहले जब पसंद आता है ना तो हम उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो और कुछ टाइम बाद में जब उसको जानने लगते हैं ना तो उसकी औकात पता लगने लगती है और बाद में समझ में आ जाता है कि अब अपने को यहाँ से क्या करना है, पृथक्करण करना है। पृथक्करण मतलब वो क्या होता है, तो फिर सेपरेट हो जाते हैं, फिर उनको महसूस होता है कि हाँ बिल्कुल स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। मतलब सबसे पहला क्या है, प्रभावित होते हैं, उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में जब असलियत पता लगती है तो फिर दिमाग में आता है पृथक्करण का। ये इंसानी नेचर है। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद में जब पृथक्करण हो जाता है तो फिर क्या हो जाती है, वो स्वतंत्रता अपने पास में आ जाती है। ठीक है, तो ये 3 नियम है। अब देखो ये जो नियम है ये एक संकरण पर आधारित है। ठीक है, एक संकर संकरण, ये है एक संकर संकरण। ठीक है, ये है द्विसंकरण पर, संकरण पर आधारित है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या पूछा गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर आधारित है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्रता कब मिलती है, लास्ट में मिलती है। मतलब मेंडल का तीसरा नियम की ये बात कर रहा है। ठीक है, मेंडल का तीसरा नियम किसके ऊपर आधारित है, तो द्विसंकर संकरण के ऊपर आधारित है। तो ये देखो ऑप्शन बी जो है ये अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अपना यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में देखो रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें यदि एक पौधे का समजीनी, देखो TTRR। अब आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि ये समजीनी क्या है, समलक्षणी क्या है, सब चीजें छोड़ो, लेकिन इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि ये लिखा है इसका क्या मतलब है। देखो ये लिखा है इसका मतलब ये है, टी का मतलब क्या हो जाएगा लंबाई। ठीक है, देखो कैपिटल टी होता उसका मतलब लंबाई था, और स्मॉल टी है इसका मतलब क्या है, बोना है। ठीक है, अब देखो दोनों ही स्मॉल टी है, इसका मतलब एक तो बोनापन शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस जो आर है ये क्या करता है, राउंड मतलब कि गोल शेप को प्रदर्शित करता है कि जो बीज की शेप होगी वो कैसी होगी, वो होगी गोल। और स्मॉल आर अगर आ जाता है तो वो दर्शाता है झुर्रीदार को, झुर्रीदार। ठीक है, अब एक मैंने आपको बताया था कि केवल
स्मॉल आर है, इसका मतलब जो नई संतति पैदा होगी वो कैसी होगी, वो झुर्रीदार होगी। और केवल आर है तो क्या हो जाएगी, राउंड शेप हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर यदि ये भी है तो भी क्या हो जाएगा, कैपिटल किसका है, कैपिटल शो करता है यहाँ पर गोल को, ठीक है, तो गोल को। अब देखो यहाँ पर दोनों टी है स्मॉल वाले, मतलब बोनेपन का, यहाँ पर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। इसका मतलब इसके अंदर क्या दर्शाया जाएगा, इसके अंदर जो है गोल गुण को दर्शाया जाएगा, गोल। तो देखो बोनापन व गोल, ठीक है, ये हो जाएगा, बोनापन व गोल के गुण जो है दर्शाया जाएगा। तो अब देखो क्या अंतर क्या है, देखो एक कैपिटल और स्मॉल आर और एक आर, दोनों के अंदर ही जो संतति जो पैदा होती है ना, वो दोनों के अंदर ही राउंड मतलब कि गोल बीज जो है अपने को प्राप्त होंगे। लेकिन दोनों के अंदर अंतर क्या है, देखो इसमें अंतर ये है कि जब ये संतति पैदा होगी, जब ये संतान पैदा होगी, तो इसकी जो आगे बनने वाली संतान में कभी भी आपको बोने मतलब कि जो झुर्रीदार का गुण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर झुर्रीदार का कोई भी गुण मौजूद नहीं है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर अभी फिलहाल तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को गोल बीज मिलेगा, ठीक है। अब ये गोल बीज की जब आगे संतति पैदा होगी, जब बच्चे इनके आएंगे, ये बीज जब भी बनेंगे, तो अगली पीढ़ियों के अंदर कभी भी जो है झुर्रीदार भी आ सकता है और गोल भी आ सकता है, मतलब इसके अंदर दोनों प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इसके अंदर आगे की संतति के अंदर हमेशा ही गोल बीज अपने को प्राप्त होंगे। अब देखो दूसरी साइड यहां पर देखो ये वाली कि टी और टी, ये टी और इस टी, तीनों के अंदर देखो क्या अंतर है। देखो इसके अंदर दोनों गुण मौजूद है, लंबाई का भी और बोनेपन का भी। तो इससे जो आगे संतान उत्पन्न होगी वो लंबी भी हो सकती है और बोनी भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये क्या है, फिलहाल ये जो है ये तो क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। लेकिन इससे आगे आने वाली संतान लंबी भी हो सकती है और बोनी भी हो सकती है। अब देखो इसके अंदर, देखो इसके अंदर जो फिलहाल ये जो पौधा है, ये पौधा कैसा है, दोनों कैपिटल टी है, इसका मतलब पौधा क्या है, लंबा है। और आगे आने वाली संतति के अंदर भी हमेशा ही पौधे लंबे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है स्मॉल टी मौजूद नहीं है, तो स्मॉल टी के गुण अपने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब देखो दोनों ही क्या है, स्मॉल टी, इसका मतलब पौधा कैसा हो जाएगा, पौधा हो जाएगा बोना, बोना पौधा है। लेकिन आगे आने वाली संतति के अंदर भी हमेशा पौधे बोने ही रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लंबेपन का गुण जो है वो नहीं मौजूद है, ठीक है। जैसे इसके अंदर लंबेपन का भी था और बोनेपन का भी था, इसमें खाली बोनेपन का है, तो पौधा हमेशा ही कैसा मिलेगा, बोना ही मिलेगा। अब उसके बाद में देखो मेंडलवाद की पुनः खोज करता, देखो मेंडलवाद, ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे, तो मेंडल थे, ठीक है। मटर के पौधे पर प्रयोग किया, पाइसम सेटाइवम, ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है जो मटर के पौधे का। इन्होंने 3 जो है यहाँ पर नियम दिए, ठीक है, प्रभावितता का नियम, ठीक है, उसके बाद में पृथक्करण, उसके बाद में स्वतंत्र अपव्यूहन, ठीक है। ये एक संकर संकरण है, ये भी एक संकर संकरण, ये है द्विसंकर संकरण, ठीक है। अब देखो अब अपने को क्या पूछ रहा है, मेंडलवाद के पुनः खोज करता, मतलब खोजकर्ता मेंडल थे, लेकिन पुनः दोबारा खोज किसने की, दोबारा जो खोज की थी वो ह्यूगो डिवरिच, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमेक, ये 3 लोग थे जिन्होंने खोज की थी। देखो ह्यूगो डिवरिच, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमेक, ये 3 लोग थे जिन्होंने खोज की थी, मतलब डी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। अब जिसने पिछली क्लास देखी है उसको ये जो शब्द है पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, तो इतना ज्यादा उनको हार्ड नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की, तो जैसे ही हमने एक लिंग निर्धारण का एक चार्ट पढ़ा था इस तरीके से, 44 प्लस XY, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र, अब इसमें लिंग गुणसूत्र कौन सा है, देखो ये 44 जो है ये एलिंग गुणसूत्र है, एलिंग गुणसूत्र, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये है अपने लिंग गुणसूत्र, ठीक है। इनकी खोज किसने की, तो विल्सन एवं स्टीवेंसन, स्टीवेंसन। अब देखो अगर ये याद ना हो तो इसको याद करने का तरीका है कि इन्वेंशन का मतलब आविष्कार होता है और इसका नाम स्टीवेंसन है, क्या है,
देखो लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की, खोज को या आविष्कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वेंशन, और इसका नाम क्या है, स्टीवेंसन। तो विल्सन एम स्टीवेंसन, दोनों, सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखो लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र में अंतर क्या है। अलिंग गुणसूत्र जो है वो अपने लक्षणों का निर्धारण करते हैं कि आगे उत्पन्न होने वाली संतति होगी, उनकी आंखें लाल होगी, जो है वाइट होगी, ब्लैक होगी या येलो होगी, कलर जो है ब्लू होगी, ये जो कौन डिसाइड करता है, ये एलिंग गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्र है वो उसका जेंडर डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो फिफ्थ नंबर, अब देखो फिडोल्फिया विकास किस गुणसूत्र में विलोपन के कारण होता है। देखो सबसे पहले तो आपके लिए ये प्रश्न है, आपको ये बताना है कमेंट के अंदर कि फिडोल्फिया लिंग से संलग्न है या एलिंग, लिंग संलग्न नहीं है, ये बताना। दो ऑप्शन है, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से बताना है कि लिंग संलग्न है या अलिंग संलग्न है। अब ये लिंग संलग्न है, इसका मतलब बता देता हूं कि जब कोई भी दिक्कत जो होती है वो लिंग गुणसूत्र के अंदर होती है, जिसके फल स्वरूप जो संतति होती है उसके जेंडर डिसाइड करने के अंदर दिक्कत आ जाती है, तब होता है लिंग संलग्न। और अलिंग संलग्न या फिर लिंग संलग्न नहीं का मतलब तो ये होता है कि उसके गुणसूत्रों के अंदर जब दिक्कत आती है तो अपने अलिंग संलग्न बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो फिडोल्फिया विकास, तो पिछली क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, फिडोल्फिया 22, फिडोल्फिया 22, तो मुझे तो इस 22 से ही याद है कि 22वें गुणसूत्र में इसमें दिक्कत हो जाती है। मतलब क्या हो जाता है, देखो प्रश्न एक ये भी आ जाता है कि पुनरावर्ती, भाई फिडोल्फिया 22 विकास किस गुणसूत्र के, फिर डैश 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 दे देंगे, और यहां पर पूछ लेंगे कि विलोपन पुनरावर्ती। ठीक है, तो देखो क्या होता है, विलोपन के कारण से होता है, ये फिडोल्फिया 22 जो है ये होता है विलोपन के कारण से, और बाकी जो भी गुणसूत्र की जो दिक्कतें थी वो क्या होती है, वो पुनरावृत्ति के कारण हो जाते हैं, जिसके कारण से गुणसूत्र की संख्या उसके अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा सी ऑप्शन। अब देखो ये क्लास जिसने पिछली क्लास जिसने देखी होगी वो तो ये सब चीजें समझ रहा होगा, लेकिन जिसने पिछली क्लास नहीं देखी उसको थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो पांचवे के बाद में क्वेश्चन नंबर 6, देखो मेंडलवाद का अपवाद है। ठीक है, देखो मेंडलवाद का अपवाद किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे तो उसके अंदर कौन सा नियम जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो अपवाद पूछा जा रहा है। कौन सा अपवाद है, देखो प्रभावितता का नियम तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहला नियम कौन सा है, प्रभावितता का नियम। ठीक है, उसके बाद में पृथक्करण का नियम। ठीक है, उसके बाद में स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो देखो प्रभावितता का नियम यहाँ पर है, बाकी ये दोनों जो है कोई भी नियम, ऐसे कोई भी नियम दिए नहीं गए थे, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये इसके अपवाद हो जाएंगे, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो मोनोहाइब्रिड, अब प्रश्न जो है पेपर में थोड़ा सा जो है इजी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा भाषा के अंदर खेल खेला जाएगा। देखो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, और हाइब्रिड का मतलब होता है संकर या संकरण। ठीक है, तो एक संकरण अनुपात है। अब देखो इसको देख के याद आ रहा है कि अनुपात पढ़े थे, एक संकर द्विसंकर के अंदर देखो एक संकर, ठीक है, एक होता है अपना द्विसंकर, इन दोनों के अंदर हमने पढ़ा था, देखो एक होता है जीन प्रारूप, एक होता है लक्षण प्रारूप। हमने क्या पढ़े थे, हमने जो पढ़े थे वो पढ़े थे लक्षण प्रारूप। ठीक है, देखो एक संकर के अंदर 3:1 था और इसके अंदर 9:3:3:1 था। ठीक है, ये अपने जो है पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो अब जीन प्रारूप क्या होता है, देखो एक होता है जीन प्रारूप। ठीक है, अब ये जीन प्रारूप 1:2:1 होता है इसका, तो और इसका एक बहुत बड़ा सा होता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा सा होता है, वो अपने आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आ जाएगा। तो देखो अभी याद करने वाली चीज क्या है,
देखो मोनोहाइब्रिड का अनुपात कितना था, तो 3:1 है। अब ये 3 अनुपात क्या है, ये है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप होता है एक तो, और एक होता है जीन प्रारूप। ठीक है, अब देखो यहां पर है एक संकर, यहां पर है द्विसंकर। ठीक है, अब देखो ये लक्षण प्रारूप हम पढ़ चुके हैं। एक संकर का पढ़ा था 3:1 और द्विसंकर का 9:3:3:1। ठीक है, ये पढ़ा था। ठीक है, अब देखो अब उसके बाद में एक संकर संकरण का जीन प्रारूप कितना है, तो जीन प्रारूप जो है अपना 1:2:1 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आएगा वो इतना बड़ा आएगा, मतलब 8-9 शब्दों का आएगा। ये अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को जीन प्रारूप, एक संकर संकरण का जीन प्रारूप याद रहना चाहिए, 1:2:1 121। ठीक है, 1:2:1। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद कैसे करेंगे। जैसे मान लो एक संकर संकरण का पूछा है, अब लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में क्या अंतर है। देखो लक्षण जो होंगे ना वो बहुत थोड़े से लक्षण होते हैं, शरीर के अंदर जीन कितने होते हैं, अरबों खरबों, बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब जो ज्यादा होंगे, मतलब कि देखो 1:2:1 कितनी संख्या है, 3 संख्या है। इसका मतलब ज्यादा वाली हमेशा ही जीन प्रारूप होगी और कम वाली अपने क्या होगी, लक्षण प्रारूप होगी। तो 3:1 जो है लक्षण प्रारूप हो जाएगा और ज्यादा वाला जीन प्रारूप यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो एक द्विसंकर संकरण जो है, इसके अंदर देखो द्विसंकर संकरण का, देखो ये वाला है, ये अपने को जो है यहाँ पर याद नहीं करना है। ठीक है, अब देखो द्विसंकर संकरण का ये क्या है, ये अपना अगर जैसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो देखो बहुत सारी संख्या है, बहुत सारे शरीर के अंदर जो जीन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए ये तो अपना जीन प्रारूप है, ये अपना जीन प्रारूप है। तो लक्षण प्रारूप क्या होगा, लक्षण प्रारूप जो कम वाला था, मतलब कि 9:3:3:1। अब ये किसका था, ये द्विसंकर संकरण का है, द्विसंकर संकरण। ठीक है, अब एक संकर संकरण की बात करें तो उसके अंदर जीन प्रारूप और एक होता है लक्षण प्रारूप। तो लक्षण तो कम वाला होगा, मतलब 3:1 वाला, और जीन ज्यादा वाला होगा, मतलब 1:2:1। इस तरीके से अपने को याद करना है, बाकी ये अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, वंशानुगति की इकाई है। देखो यहां पर क्या एक होता है वंशानुगति के लिए परिवर्तन किस में होता है, तो परिवर्तन तो होता है, वो होता है गुणसूत्रों के अंदर। ठीक है, लेकिन इकाई शब्द आ जाता है वंशानुगति की इकाई। तो शब्द जब भी इकाई देखने को मिल जाए, इकाई का मतलब जीन, इकाई का मतलब जीन, मतलब वंशानुगति के लिए परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो गुणसूत्र। लेकिन शब्द अगर इकाई दिख गया, वहां पर सीधा जीन टिक करना है, मतलब कि बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। वंशानुगति की इकाई क्या है, तो इकाई जो है जीन, शब्द इकाई दिख गया वहां पे कंफर्म उत्तर क्या हो जाएगा, अपना जीन हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया, तो ये अपने को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये अपना उत्तर होगा, ये कुछ अलग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मतलब बुक के अंदर भी जो दिया गया था वो यही दिया गया है, लेकिन अपने को जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो अपने को मटर दिया गया है या फिर पाइसम सेटाइवम ऑप्शन के अंदर दिया गया है। अब देखो मेंडल के आनुवांशिकता के सिद्धांत किस जनन पर आधारित है। ठीक है, देखो मेंडल के जो भी नियम दिए गए वो सारे लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पे है, लैंगिक जनन पर आधारित है। अब ये बी और सी क्या है, इनको समझने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है इनको समझने का। इसलिए इतना ध्यान रखना है कि मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है, तो वो लैंगिक जनन के ऊपर आधारित है। उसके बाद में है 11 नंबर, देखो आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इकाई दिख जाए, आनुवांशिकता की इकाई की इकाई देखते ही समझ जाना कि यहां पर तो अपने को जीन लिखना है, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो अब फिर से आनुवांशिक लक्षण लिखा हुआ है, लेकिन इकाई नहीं लिख के वहां पर क्या लिखा हुआ है, वाहक लिखा है। ठीक है, वाहक कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि वाहक जो है ना वो हमेशा ही गुणसूत्र है। वाहक कौन है, गुणसूत्र अपना होता है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर है अपना 12।
देखो सबसे कम गुणसूत्र, ये मैंने आपको बताया था कि सबसे कम गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं एस के रिस्क में, एस के रिस्क। फिर मैंने आपको याद भी करवाया था कि एस के रिस्क का मतलब क्या होता है कि एस के रिस्क है, देखो इसके अंदर रिस्क है, रिस्क है इसका मतलब ये बहुत कम मात्रा में है इसलिए रिस्क है, ये बस जाने वाला है, ये मरने वाला है, मतलब एस के रिस्क है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने होते हैं, देखो गुणसूत्र कितने होते हैं, तो दो गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल दो गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें होते हैं, तो सबसे ज्यादा गुणसूत्र जो फाइट करने के लिए तैयार है, जो लड़ने के लिए तैयार है, जो बिल्कुल क्या है ताकतवर है। ताकतवर कौन है, जो फाइट करने के लिए तैयार है। और फाइट करने के लिए कौन तैयार है, टेरिडोफाइटा। कौन तैयार है फाइट करने के लिए, टेरिडोफाइटा जो है वो फाइट करने के लिए तैयार है। देखो नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है, सबसे अधिक गुणसूत्र। देखो मैंने कम के लिए बताया था कि एस के रिस्क जीवन के अंदर क्या है, रिस्क है, इसका मतलब सबसे कम गुणसूत्र किसमें, वो एस के रिस्क में है। अब देखो उसके बाद में सबसे अधिक, अधिक की जब बात की जाती है तो अधिक है इसका मतलब फाइट करने के लिए तैयार है, मतलब टेरिडोफाइटा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा टेरिडोफाइटा। अब देखो एक चीज और, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 है जो सबसे कम है, सबसे ज्यादा वाले में गुणसूत्र कितने हैं, तो इसके अंदर 1300 से लेकर 1600 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब 1300 से 1600 अगर थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहें, जैसे कि इंसान के अंदर कितने होते हैं, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र वाला ये प्रश्न है, ये पिछली फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर पूछा गया था कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र तो 46 पाए जाते हैं। अब इस बार जो प्रश्न आएगा वो एक स्टेप और आगे आएगा, इस बार पूछ लेंगे कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं। ठीक है, इसका प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, अगले प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको देना है। देखो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र, देखो क्या चलता है सिस्टम, 44 प्लस एक्स एक्स या फिर 44 प्लस एक्स वाई। लिंग गुणसूत्र कौन से हैं, ये एक्स एक्स और एक्स वाई वाले, तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणसूत्र। ठीक है, 2 गुणसूत्र जो है वो लिंग गुणसूत्र है। अब दूसरी भाषा के अंदर पूछ लिया जाए, ऑप्शन के अंदर मान लो 2 गुणसूत्र और तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है। अब देखो ऑप्शन क्या दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखो इसके ऑप्शन है, ठीक है, 1 जोड़ी, ठीक है, बी ऑप्शन है 2 जोड़ी, ठीक है, सी ऑप्शन है 44, डी ऑप्शन है 22 जोड़ी। ठीक है, अब ये बताना है कि अब कितना होगा। प्रश्न आपका ये है कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने हैं, तो लिंग गुणसूत्र 2 है, लेकिन 2 का 1 जोड़ा बनता है, क्या है, 2 का 1 जोड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न जिसका जवाब अब आपको देना है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, 13 का ए, ये प्रश्न का जवाब आपको देना है कि ऑप्शन ए में है 1 जोड़ी, ऑप्शन बी में 2 जोड़ी, ऑप्शन सी में 44, ऑप्शन डी के अंदर 22 जोड़ी। ठीक है, ये अपना जो है 13 का ए प्रश्न है, इसका कमेंट के अंदर आपको जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद में देखो अनुवांशिक परिवर्तन किसमें होता है। ठीक है, अनुवांशिक परिवर्तन किसमें होता है, मैंने आपको क्या बताया कि अनुवांशिक शब्द देखने को मिल जाए और उसके अंदर वाहक इकाई के अलावा कोई भी शब्द देखने को मिले तो उत्तर अपना हमेशा ही गुणसूत्र होगा। ठीक है, इकाई अगर हो, इकाई हो तो शब्द क्या करना है, जीन लिखना है, ये जीन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन परिवर्तन, अनुवांशिक परिवर्तन या अनुवांशिक वाहक, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा गुणसूत्र। उसके बाद में देखो 15 नंबर, आनुवांशिकता की इकाई, शब्द क्या है, इकाई, इकाई है तो कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है, जीन आएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद में 16 नंबर, आधुनिक आनुवांशिकता के जनक देखो आनुवांशिकता के जनक तो है मेंडल, ठीक है, लेकिन आधुनिक आनुवांशिकता के जनक कौन है, बेटसन। ठीक है, कौन है, बेटसन। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से अपने को याद करना है कि बेटसन। ठीक है, देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, यहां पर देखो क्या है, मेंडल, तो मैन
बैट्समैन, ठीक है, मेन बैट्समैन, देखो मेंडल से मैन ले लो और यहाँ से बैट्सन मतलब बैट्समैन, ठीक है, मेन बैट्समैन, ठीक है, तो 16 में सी ऑप्शन। उसके बाद में आनुवंशिकता के नियम किसमें दिए, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये है मेंडल ने दिए थे। किसने दिए थे, तो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। आनुवंशिक रोग, अब ये बताओ आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं। देखो आनुवंशिक रोग ए बी सी तीनों के तीनों जो है वो ही आनुवंशिक रोग अपने यहाँ पर है, ठीक है। अब ये बताओ कि आनुवंशिक रोग रोगों की अगली पीढ़ी में पुनरावृत्ति मेंडल के किस नियम के कारण होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम नियम है, सेकंड नियम और थर्ड नियम, ठीक है। ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, या फिर मेंडल ने रोगों पर कोई नियम नहीं दिया, ठीक है। अब ये जो है अपने को यहाँ पर चार ऑप्शन में से अपने को सही ऑप्शन जो है आपको कमेंट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी। अब देखो 19वां प्रश्न, ये मैंने आपको याद करवाया था कि जीन शब्द किसने दिया, जैसे जीन जैसे जोहानसन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 20 नंबर, गुणसूत्र का मध्य बिंदु क्या होता है, तो वो सेंट्रोमियर होता है। ये पिछली क्लास में आपको याद करवाया था कि गुणसूत्र जो होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो मध्य बिंदु जो होता है वो उसका क्या हो जाता है, वो उसका हो जाता है सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर। हाँ, अब देखो यहां से प्रश्न, मेंडल के एकल संकरण प्रयोग में प्राप्त लक्षण प्रारूप अपने को बताना है कि लक्षण प्रारूप क्या होता है। तो देखो सबसे पहले एकल संकरण यहां पर लिखो, ठीक है। एक होता है लक्षण प्रारूप और एक होता है जीन प्रारूप। तो जीन तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा वाला तो जीन प्रारूप हो जाएगा, मतलब 1:2:2:1। लक्षण कम वाला था तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है, 3:1, ठीक है। तो एकल संकरण में लक्षण प्रारूप, देखो लक्षण प्रारूप 3:1, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो बी ऑप्शन 22वां, मेंडल के एकल संकरण प्रयोग में जीन प्रारूप, जीन प्रारूप मतलब 3:1 और 1:2:1 के अंदर जो ज्यादा होगा वो वाला, तो ये वाला अपना यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला अपना हो जाएगा। मेंडल के द्विसंकरण संकरण प्रयोग में प्राप्त लक्षण प्रारूप, तो लक्षण देखो लक्षण क्या होते हैं, लक्षण वो जो कम वाला था, तो 9:3:3:1, ठीक है। द्विसंकरण के लिए देखो ये दो ऑप्शन है, तो दोनों में से कौन सा होगा, जो कम वाला है, लक्षण के अंदर कम वाला आता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो मेंडल के द्विसंकरण संकरण प्रयोग में प्राप्त जीन प्रारूप, जीन प्रारूप क्या होता है, ज्यादा वाला होता है, तो ये अपना ज्यादा वाला यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज, अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये वाला दो और ये वाला दो, मतलब एकल संकरण का कौन सा था और द्विसंकरण का कौन सा था, तो देखो उसका एक आइडिया बताता हूं। देखो इनका योग कितना है, 4 है, इसका योग कितना है, 4 है, इसका योग कितना है, 16 है, इसका योग भी क्या है, 16 है। इसका मतलब अनुपातों का योग हमेशा समान आएगा। ये देखो ये है एकल संकरण, इनका भी अनुपात सेम है, इनका भी क्या है, एकल सेम है। अब कभी भूल जाओ कि द्विसंकरण संकरण के अंदर ये वाला था या फिर ये वाला था, तो योग करके देख लो, इसके अंदर 4 आ रहा है और इसमें 16 आ रहा है, तो द्विसंकरण जो है अपना ज्यादा वाला है, द्विसंकरण अपना ज्यादा वाला है। अब देखो मेंडल का प्रथम नियम, ये नियम मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि सबसे पहले अपने क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है, प्रभावितता का नियम, ठीक है। अब थोड़ा टाइम जब जान पहचान का हो जाता है तो फिर उससे क्या होते हैं, बोर होते हैं, तो क्या होता है, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण
का नियम। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, अलग हो जाता है, मतलब स्वतंत्र हो जाता है। थर्ड नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, अब देखो, प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, सेकंड नियम पृथक्करण का नियम, थर्ड देखो क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस तरीके से अपनी जो है ये जो नियम के प्रश्न भी अपने हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट, मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। ठीक है, शुद्धता का नियम अपने को बताना है कि शुद्धता का नियम जो है वो क्या है। ठीक है, देखो शुद्धता के लिए क्या जरूरी है, कि शुद्धता के लिए अलग रहना जरूरी है, पृथक्करण होना जरूरी है। तो पृथक्करण का नियम जो है उसका एक उपनाम जो है, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो पृथक्करण का नियम, ठीक है, और एक दूसरा नाम है इसका युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखो शुद्धता का नियम का मतलब ये हुआ कि एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करता, उसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे कई कई बार आपने देखा होगा कि जो एक सदाबहार फूल आते हैं या फिर गेंदे के फूल होते हैं, गेंदे के फूल के ऊपर सदाबहार वाले पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके युग्मकों को दूसरे वाले युग्मकों को प्रभावित कर देता है, जिससे वो अपने गुण जो है दूसरे प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जनरली आपने देखा होगा कि एक पौधे के ऊपर अलग अलग प्रकार की पत्तियां लग रही है, उसका रीजन यही होता है कि उनके जो युग्मक होते हैं एक दूसरे को क्या कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो शुद्धता का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम, और शुद्धता का नियम क्या है, एक दूसरे के उपनाम है। ठीक है, तो ये जो थे अपने इस टॉपिक के ऊपर जो है 28 क्वेश्चन थे, पिछला सारा का सारा इसके अंदर जो है अपना रिवीजन हो चुका है, और कुछ भी अगर नया दिखता है तो अपने नोट्स के अंदर उसको नोट डाउन जरूर करना। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।